गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पोटेंशियोमीटर। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए एक्सप्रेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। तो टू प्राइमरी सेल्स हैं हमारे, एक E1 E2, और उनके हमें ईएमएफ को कंपेयर करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये हमने एक पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यहाँ से यहाँ तक का एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, जिसको हमने फिर बैटरी से कनेक्ट किया है। तो बैटरी का पॉजिटिव एंड A से कनेक्ट है, नेगेटिव एंड B से कनेक्ट है। ये अरेंजमेंट किस लिए किया गया है, टू फाइंड कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ये हमारा हेडिंग था। तो पॉजिटिव एंड से हम उस दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे। जैसे एक सेल E1 का हो गया, एक E2, एक लैग्रांज सेल, एक डैनियल सेल। फिर उसके बाद दोनों सेल के नेगेटिव एंड को, एक होता है हमारे पास टू वे प्लग की, जिसमें इस तरह से 3 टर्मिनल बने होते हैं। तो टू वे प्लग की में क्या है, इन दोनों का नेगेटिव एंड दोनों प्लग की से जोड़ देंगे, और बीच में जो एक टर्मिनल है वहाँ से हम एक वायर से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर से एक दूसरा वायर उसमें निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर के वायर पे स्लाइड करके नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड करके ये हमें डेरिवेशन का स्टेप करना है। तो ये इतना तो फिगर का अरेंजमेंट हो गया। ये कहाँ पे 2 सेल लगे हैं, कैसे लगना है, कहाँ पे टू वे प्लग की है। तो टू वे प्लग की से ही फ़ायदा होता है, बार बार हमें स्विच चेंज नहीं करना पड़ता है। एक ये स्विच का अरेंजमेंट होता है, तो दोनों केस में इजीली कम हो जाता है, इसलिए टू वे प्लग की यूज करते हैं। तो अब इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले जब ये हमने अरेंजमेंट कर दिया, और एक्सपेरिमेंटली भी ऐसे करना है। अगर हमने इस तरह कनेक्शन जोड़ दिया है तो फिर करना क्या होगा। तो सबसे पहले किसी एक सेल को हम यहाँ सर्किट में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी दोनों सेल कनेक्ट नहीं है। जब हम यहाँ पे एक की लगाएंगे तो सेल E1 हमारा कनेक्ट हो जाएगा। मान लिया ये लैग्रांज से सेल क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कब, जब हम इसको कहीं वायर पे टच कराएंगे। तो हमें करना क्या है, मीटर ब्रिज की तरह ही गैल्वेनोमीटर के जो दूसरा एंड वायर का है, इसको एक बार हम पॉजिटिव एंड पे लाएंगे तो देखेंगे एक साइड डिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद नेगेटिव एंड पर लाएंगे तो उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब AB पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा केस होगा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और उसको हम कहेंगे नल डिफ्लेक्शन। क्या सिचुएशन को कहेंगे, नल डिफ्लेक्शन। और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यही प्रोसेस यहाँ भी 2 बार करना है, एक बार पहले सेल के लिए, एक बार दूसरे सेल के लिए। बस कंडीशन यही है कि इस सेल का जो ईएमएफ है इनका अलग अलग, इससे क्या है, कम ही होना चाहिए, तभी AB पॉइंट के बीच में नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो प्रोसेस यही है हमारा नल डिफ्लेक्शन करने का, कि हमारा जो सेल का यहाँ पे वोल्टेज है, पोटेंशियोमीटर बाहर जो कनेक्शन है, इस पोटेंशियोमीटर में वायर कनेक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसके बराबर हो जाएगा। जब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हम फाइंड करेंगे तो उस पर हम ये दोनों वोल्टेज को बराबर लिख सकते हैं। तो यह सिचुएशन है। तो हमें यही फाइंड करना है कि नल डिफ्लेक्शन फाइंड कर लें, जिससे किसी 2 वोल्टेज को हम इक्वल करके इक्वेशन बना सकें। यही करना है यहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि मान लिया गैल्वेनोमीटर पॉइंट एक बार ए पे टच किए, एक बार B पे किए, दोनों साइड अपोजिट डिफ्लेक्शन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद बीच में A से B के बीच में कोई पॉइंट सर्च करेंगे जहाँ पे कि हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। दैट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन। तो अगर हम मान लें एक्सपेरिमेंटली कि ये N1 पॉइंट पर बैलेंसिंग आउट मिला हमें, N1 पॉइंट एक ऐसा मिला जहाँ पे करंट 0 हो गई जब हमने सेल E1 को कनेक्ट किया है। अभी E2 डिसकनेक्टेड है। तो ये इतना प्रोसेस हुआ। अब लेंथ वैसे पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक का 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा वो देख के हम मीटर स्केल लगा होता पढ़ सकते। मान लिया 20, तो
यहाँ जो हमारा इस पोटेंशियोमीटर वायर में मान लिया जो लेंथ मिला, बैलेंसिंग लेंथ जिसको कहते हैं, 120 सेंटीमीटर मिला। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद एक बार एक सेल के लिए इक्वेशन बनाएंगे, एक बार दूसरे सेल के लिए बनाएंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें समझने का ही काम ज़्यादा कि कैसे, क्यों हम बैलेंसिंग मतलब क्यों नल डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं, यही लिए कि नल बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना है। बैलेंसिंग लेंथ के लिए मतलब कि दो वोल्टेज को हमें इक्वल करके इक्वेशन बनाना है जिससे कि हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि जब हमने सेल E1 को कनेक्ट किया है तब क्या कंडीशन है। तो लिखेंगे फॉर सेल E1 या व्हेन सेल E1 इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो क्या सिचुएशन आएगा, व्हेन सेल E1 is connected in the circuit। E1 सर्किट में क्या है, कनेक्टेड है। तो किस कंडीशन में वो दोनों वोल्टेज सेम कर पाएंगे, एट नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट गैल्वेनोमीटर में हम जीरो फाइंड कर लें। तो क्या होगा, व्हेन सेल E1 is connected in the circuit then at null deflection जिसका मतलब होगा, हम समझ सकते हैं कि I = 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि A से N1 तक का जो वोल्टेज है, जो हमें बैलेंस जिस पे हमें करंट जीरो मिल जा रहा है, मतलब कि VAN1 = E1 कब, जब I = 0 है। तो दोनों जगह का वोल्टेज क्या है, सेम हो जाएगा, क्योंकि इसी पर्टिकुलर A से N1 लेंथ के लिए 0 आ रहा है, अदर लेंथ के लिए 0 नहीं आएगा। तो A से N1 लेंथ के लिए 0 आ रहा है, तो A से N1 लेंथ का जो वोल्टेज होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू E1, तब ये करंट 0 होगी। तो 0 करंट के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल कर दी। अब A से N1 तक वोल्टेज का अगर हम वैल्यू लिखें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने माना फाई और A से N1 तक का लेंथ हमने मान लिया है L1। तो क्या हो जाएगा, फाई L1 = E1, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमने बना लिया। वेयर L1 क्या है लिख लेंगे यहाँ, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1। E1 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया, इसको नोट करेंगे। इसी तरह हमें दूसरे सेल के लिए क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इसके बाद हम E2 सेल को कनेक्ट करके इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट हो, व्हेन सेल E2 इज कनेक्टेड इन द सर्किट देन एट नल डिफ्लेक्शन। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे E2 सेल के लिए। तो जब हमारा E2 सेल कनेक्ट होगा तो तुरंत E1 डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब E2 को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो इससे E2 के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। तो उसके लिए भी पहले क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जो वायर लाएंगे इसको एक बार पॉजिटिव इन लाएंगे, एक तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, नेगेटिव इन लाएंगे, दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन बीच में कहीं है। तो मान लिया इसके अकॉर्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आया यहाँ पे आया और हमने पॉइंट N2 मान लिया और इसका जो लेंथ है वो L2 है, मतलब ये से N2 तक का जो लेंथ है N2। तो N2 पॉइंट बता रहा है सेल E2 के अकॉर्डिंग नल डिफ्लेक्शन। और इसे अगर एक्सपेरिमेंटली N2 का लेंथ फाइंड करें A से N2 तक का, तो यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 100 मतलब 200 सेंटीमीटर, और 200 मान लिया L2 जो है एक्सपेरिमेंटली 270 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से हम लेंथ काउंट करेंगे, जो मिस्टेक कर देते हैं 100 फिर प्लस 100 प्लस हाफ से ज़्यादा तो मान लिया 70, तो 270 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कहेंगे ये भी लेंथ कंसीडर नहीं, ये ऐड नहीं करना है, खाली ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हमें ऐड करके देखना रहता है।
तो E2 इज कंटेंट एट नल डिफ्लेक्शन हम क्या लिखेंगे, A से N2 तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है VAN2 एट नल डिफ्लेक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल E2। अब ये N2 की अगर हम वैल्यू रख दें इन टर्म्स ऑफ फाई एंड L, तो क्या होता है फाई इंटू L2 इक्वल टू E2 इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर L2 इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2। तो इस तरह से एक दूसरा इक्वेशन बन गया एट नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब तक हम नल डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगा। बैलेंसिंग लेंथ तभी हम कहेंगे जब दोनों का वोल्टेज बैलेंस हो जाए, किसका, एक सेल का, किसी भी एक सेल का, और A से N1 या N2 तक का जो लेंथ है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का। तो जब दोनों वोल्टेज सेम होंगे तो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, और तो इस तरह इक्वेशन बना। अब हम करेंगे क्या, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या था फाई L1, उसके राइट साइड में था फाई L2, E1 बाई E2। फाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, और ये हम डिराइव कर लिए। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये L1 L2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 डिफरेंट सेल के लिए, और यहाँ रख देंगे फार्मूले में, तो हमें E1 बाई E2 का एक रेशियो मिल जाएगा, और वही हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको करेंगे जैसे हमने फिगर बनाया है, और जैसे स्टेप यहाँ पे हमने यूज किया है क्या है, इक्वेशन बनाने के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया एक्सप्रेशन फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल। ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, इसके अकॉर्डिंग फिगर में चेंजिंग होगा। तो हमारा जो हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल। अब की बार हमारा एक ही सेल यूज होगा, 2 सेल नहीं रहेंगे, एक सेल रहेगा और एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया जाएगा। एक बार क्लोज स्विच के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे नल डिफ्लेक्शन, एक बार ओपन स्विच के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है पोटेंशियोमीटर का फिगर सेम ऐसे रहेगा, और यहाँ पॉइंट A से हम क्या करेंगे, एक सेल कनेक्ट करेंगे, चूँकि एक ही सेल है तो EMF इसका E मान लेंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लिया स्मॉल r है। इसी तरह से एक दूसरा वायर होगा जिससे एक स्विच कनेक्ट होगा, स्विच यस से डिनोट कर दिए, और इससे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड रहेगा, जैसे हमने मीटर ब्रिज में कनेक्ट किया था। रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस हम लेंगे R। फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, और इससे फिर हम एक वायर निकाल के गैल्वेनोमीटर में जाएं, गैल्वेनोमीटर का दूसरा वायर स्लाइड करने के लिए यूज करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा कंडीशन बना, और हम ये फिगर बनाएंगे। ये अभी अरेंजमेंट है, अभी गैल्वेनोमीटर से बाहर ला के यहाँ स्लाइड करने के लिए देखना है। तो ये क्या है, इसमें कंडीशन था कि एक ही सेल है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया गया है अलॉन्ग विथ ए
स्विच। तो एक बार हम ओपन स्विच पर नल डिफ्लेक्शन लेंगे, एक बार क्लोज स्विच पर नल डिफ्लेक्शन लेंगे। ये हमारा यहाँ पर केस है। तो एक्सपेरिमेंटली भी ऐसे अरेंजमेंट करना रहेगा ऑपरेटर्स पे। तो जैसे हमने इतना अरेंजमेंट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से एक वायर लेंगे और ए बी पॉइंट पर टच कराएंगे। तो एक बार ए इंड पर लाएंगे तो एक साइड डिफ्लेक्शन होगा, डी इंड पर लाएंगे अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ए बी के बीच में कहीं ना कहीं नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये हम देख सकते हैं नल डिफ्लेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि हमारा जो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिला ये यहाँ पे है N1, पॉइंट का नाम क्या है N1, और इसका जो लेंथ है L1 है। तो N1 पॉइंट पे हमारा क्या मिल जा रहा है, अब Ig = 0 ये मिल जा रहा है, इसलिए हमने N1 पॉइंट सेलेक्ट किया है। तो अगर Ig N1 पॉइंट पर 0 हुआ, मतलब ए से N1 तक का वोल्टेज इस सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। कब, व्हेन स्विच एस इज ओपन। तो अब ये फिगर बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे फॉर ओपन स्विच, फॉर ओपन स्विच। तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस VAN1 = EMF ऑफ द सेल, और किस कंडीशन में होगा, एट नल डिफ्लेक्शन, एट नल डिफ्लेक्शन, मतलब इसका हुआ कि Ig = 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, VAN1 = E, VAN1 = E। VAN1 मतलब नल डिफ्लेक्शन पे ए से N1 तक का वोल्टेज, स्विच तो ओपन है तो कोई करंट यहाँ ऊपर फ्लो नहीं होगी सेल की, ये सेल जो जुड़ा है इसके बराबर होगा, तभी यहाँ करंट 0 मिला है। और करंट 0 मिला इसलिए हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, दोनों वोल्टेज को, क्योंकि जब तक दोनों वोल्टेज बराबर नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, करंट 0 नहीं होगी। तो एक्सपेरिमेंटली हम करंट 0 फाइंड करके इन दोनों वोल्टेज को इक्वल कर देंगे जब स्विच क्या है, ओपन है। VAN1 = E। अब VAN1 की यहाँ भी अगर वैल्यू रख दें तो क्या होगा, 5 × L1 = E, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर L1 क्या है, इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर ओपन स्विच। जब हमारा स्विच ओपन है तब ये बैलेंसिंग लेंथ है। तो एक इक्वेशन हमारा बन गया एट नल डिफ्लेक्शन पर। अब इसके बाद क्या प्रोसेस करना है कि अभी तक तो स्विच ऑफ करके हमने ये कंडीशन यहाँ तक गेन किया। अब जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तब हमें क्या कंडीशन मिलेगा ये देखना है। तो उसके बाद जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हम फिगर से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा ये अपना एक क्लोज सर्किट बना लेगा ये सेल। तो एक करंट यहाँ फ्लो होने लगेगी, इसी मान लिया हमने I। तो ये I करंट फ्लो होने लगेगी जो यहाँ से इस तरह से आएगी और यहाँ से फिर वापस इधर नहीं जाएगी नल डिफ्लेक्शन पे, इसी क्लोज सर्किट में मूव करेगी। और तब जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ करंट फ्लो होने लगी तब इसका वोल्टेज अब E नहीं रह जाएगा, इस सेल का कुछ न कुछ कम हो जाएगा। तो अब वो कंडीशन जब क्लोज स्विच के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगा तब हम देखेंगे क्या इक्वेशन बनेगा। तो जब यहाँ क्लोज स्विच करेंगे यहाँ तो कुछ कंडीशन एराइज होंगे, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे फॉर क्लोज स्विच एट नल डिफ्लेक्शन। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, जैसे ही स्विच क्लोज किए गैलोमीटर के दूसरा एंड जो वायर है एक बार पॉजिटिव ए पर लाए, एक तरफ डिफ्लेक्शन, बी पर ले गए अपोजिट डिफ्लेक्शन। जब ऐसा होगा तभी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। फिर बीच में मान लिया हमने कोई पॉइंट सर्च किया, ये मिला हमारा
यहाँ पे N2 जो N1 से कम लेंथ है, तो जहाँ पे हमारा करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब लिखेंगे पर नल डिफ्लेक्शन VAN2 इज इक्वल टू VAM। अब हमारे चूंकि सेल EMF बैलेंस नहीं करेगा इसको, A से M तक का जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। मतलब वोल्टेज अक्रॉस VAN2 के बराबर होगा VAM, चूँकि हमने सर्किट क्लोज कर दिया है। तो VAN2 के अगर हम वैल्यू लिखें हैं, जो पोटेंशियोमीटर के वायर में वोल्टेज ड्रॉप है, तो हो जाएगा 5 × L2। और इसी तरह A से M तक का जो वोल्टेज है कैसे फाइंड करेंगे, तो दो रास्ते हमारे पास वोल्टेज फाइंड करने के लिए। A से M का चाहे हम इस राह पाथ से जाएं तो जो वैल्यू आएगी, या इस पाथ से जाएं तो जो हमारा इजी होगा उसी से देख सकते हैं। तो करंट ये आएगी यहाँ से घूम के इधर जाएगी, तो I × R। तो क्लोज सर्किट में जो हमारा VAM का वैल्यू होगा वो कितना होगा, I × R। R इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से I की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें I को नहीं कंसीडर करना, नहीं यूज करना। तो 5 × L2, और इस क्लोज सर्किट में I की वैल्यू क्या होगी। अब तो हम अगर अलग से यहाँ लिख दें तो I इक्वल टू होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसी खाली क्लोज सर्किट में वोल्टेज ही और सीरीज में रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, तो इस तरह ये करंट होगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख दें अगर बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो क्लोज सर्किट से करंट की वैल्यू निकाल दिए हैं, क्या देख सकते हैं कैसे आएगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब L2 क्या है यहाँ लिख लेंगे, बैलेंसिंग लेंथ फॉर क्लोज स्विच। L2 क्या है, नल डिफ्लेक्शन पे बैलेंसिंग लेंथ फॉर क्लोज स्विच, वेयर L2 is balancing length for closed switch, balancing length for closed switch। ये हो गया। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है और हमारा रिजल्ट गेन हो जाएगा।